बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 4 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आ गया आपका केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, पेज नंबर 260 पे है। केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की केमिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको पता है शुरू में हमने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने सबसे पहले हमारी अर्थ जो है इसके 4 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर दिया था। एक बायोस्फेयर था, एक जो है हमारे पास लिथोस्फेयर था, एक हाइड्रोस्फेयर था और चौथा वाला था एटमॉस्फेयर। फिर ये एटमॉस्फेयर जो है मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, जिसमें ज़मीन की सरफेस से लेके 11 किलोमीटर तक का जो स्पेस है, ऊपर नीचे आगे पीछे 11 किलोमीटर ये जो स्पेस है, इसको हमने जो है वो ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया था। ट्रोपोस्फेयर टी से आता है। ऊपर आप जाएं 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक इतनी दूरी पर, मतलब 11 किलोमीटर से जब ऊपर आप जाएंगे और 50 किलोमीटर तक का जो स्पेस है, ये सारा का सारा स्ट्रेटोस्फेयर एस। हमारी जो भी दुनिया है ना वो इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही, सारे जानदार लिविंग थिंग्स वगैरह, ये वो पहाड़, मट्टी, पानी, सब कुछ इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जो 11 किलोमीटर तक। फिर ऊपर 50 किलोमीटर तक, 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक का जितना स्पेस है, यहाँ ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है और वो है ओज़ोन गैस। ओज़ोन गैस, ये गैस मौजूद है यहाँ पर। ओज़ोन गैस, ओज़ोन गैस, ओज़ोन गैस, जिसको ओज़ोन लेयर भी कहते हैं। ओज़ोन लेयर, लेयर का मतलब होता है परत, कवरिंग। तो ये मौजूद है और इसी की केमिस्ट्री जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर केमिस्ट्री क्या होगी? जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये O3 आ कहाँ से गया। ये O3 आया O2 से। ऑक्सीजन तो मौजूद है ना, ठीक है, ऑक्सीजन तो मौजूद है। तो ऑक्सीजन जो इस स्पेस में मौजूद है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कह रहे हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ओज़ोन में। ये ऑक्सीजन गैस है, ये ओज़ोन गैस है। कौन कन्वर्ट करता है? सनलाइट करता है, सनलाइट करती है। सनलाइट कलेक्शन है, मजमुआ है 9 लाइट्स का, जिसमें से 2 लाइट्स इनविजिबल हैं, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। 7 लाइट्स जो हैं विजिबल हैं, आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ओ भी है इसके अंदर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर, विबग्योर, वाई इधर आएगा, और आखिर में रेड। इसके अलावा 8वां और 9वीं लाइट कौन कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, यूवी, और रेड के नीचे जो है वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड, ये दोनों इनविजिबल हैं। इनमें से ये जो अल्ट्रा वायलेट है ना, ये डेंजरस भी है हमारी अर्थ के लिए, हमारे लोगों के लिए भी। हमारे स्किन के कैंसर भी की भी बड़ी वजह ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ये जो स्ट्रेटोस्फेयर बनाई हुई है, ऑक्सीजन गैस पे मुश्तमिल ये स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ये ओज़ोन गैस मौजूद है, ये क्या काम करती है? ये जब सनलाइट आती है सन से, तो ये क्या करती है? ये ओज़ोन गैस सनलाइट के अंदर से अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, इनको रोक लेती है।
अल्ट्रा वायलेट को रोक लेती है। बाकी जो लाइट्स हैं वो ज़मीन पे आ जाती हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं डेली ज़िंदगी के अंदर, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट यहीं पे रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट अगर अर्थ पे पहुंचती है थोड़ी पहुंचती है, इतनी नहीं पहुंच पाती। तो ये अल्ट्रा वायलेट नुकसानदेह, समझ में आ गई बात। और ये अल्ट्रा वायलेट जो है, इसको कौन रोकता है? ओजोन गैस। सवाल ये पैदा होता है ओजोन गैस कहाँ से आ गई? ऑक्सीजन गैस तो मौजूद है, ऑक्सीजन से ओजोन गैस बनने के अमल को हम कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। बस इसका इतना मतलब। अब ये होता कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल पे जो इस जगह पे मौजूद है, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ये जो बाउंड्री वाले ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये सारी जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मौजूद है, ट्रोपोस्फेयर 11 किलोमीटर के ऊपर 50 किलोमीटर तक, जब इनके ऊपर ये अल्ट्रा वायलेट पड़ती है, इनको फ्री रेडिकल में तोड़ देती है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है इंडिविजुअल ऑक्सीजन के एटम्स। अब ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन के एटम जो हैं, ये फिर क्या करते हैं, बाकी मांदा मौजूद ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं? O3 बनाते हैं। ये है इसकी सिंपल सी केमिस्ट्री। और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, हम इसको कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह क्या है? फोटो है, लाइट है। और फोटो लाइट के अंदर कौन सी लाइट? जो कि इनविजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है। और ये आके इन ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ रही है फ्री रेडिकल में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं। तो जब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है तो इनमें से कुछ जो है, सारे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सारे तो फ्री रेडिकल में नहीं टूटेंगे ना। तो जो टूटते रहते हैं वो फ़ौरन फिर इससे मिलते रहते हैं ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से, और ये ओजोन गैस का मॉलिक्यूल बनता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे क्या बन गई है, पूरी लेयर जो है वो ऑक्सीजन गैस के बजाय ओजोन गैस में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ गई ये बात। और ये कौन कर रहा है? अल्ट्रा वायलेट लाइट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, अल्ट्रा वायलेट लाइट जब इस ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रही है तो बाकी लाइट ज़मीन पे आ जाती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट तो यूवी, तो इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? ये है इसकी छोटी सी केमिस्ट्री, ठीक है। ओजोन गैस का भी मैंने आपको बता दिया कि ये पैदा कैसे हो रही है। अब ये इक्विलिब्रियम इनके दरमियान एक इस्टेब्लिश हो जाता है। आपको ये बताऊं, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है ना, वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, वो हीट भी है। तो लाइट और हीट का मजमुआ होती है हमारी सनलाइट, और सनलाइट मुस्तकिल आ रही है। अब उस सनलाइट के अंदर जो हीट है वो इस O3 के मॉलिक्यूल्स को तोड़ भी देती है दोबारा। ऑक्सीजन गैस और फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल में ये टूटते भी, लेकिन ये फिर दोबारा मिलके ये भी बन जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है कि ये टूटते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं। सनलाइट के अंदर हीट जो है इन ओजोन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ती भी रहती है, और ये जुड़ते भी रहते हैं आपस में दोबारा। और लाइट जो आ रही है वो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ती रहती है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करती रहती है। ये मज़ीद ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से मिलके ओजोन गैस भी बनाते रहते। तो ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद है हमारी दुनिया में। हमारे आसमान पर 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक ये सब हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये इनविजिबल गैसेस हैं। ऑक्सीजन गैस भी इनविजिबल है, ओजोन गैस भी इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आती। ठीक है भाई, ये तो सारा मामला हो गया। अब यहाँ पर क्या मसला है भाई? मसला ये है कि ये ओजोन गैस जो है, ये ओजोन लेयर जो है,
ये डिस्टर्ब हो रही है, ये डिटीरियोरेट हो रही है, ये डिप्लीट हो रही है, ये कमज़ोर हो रही है। ठीक है, कौन कमज़ोर कर रहा है इसको? कौन इस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहा है? इंसान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हैं। कहाँ हो रही हैं ये एक्टिविटीज़? ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन आपको पता है, एसी के अंदर, एयर कंडीशनर जो हैं उनके अंदर भी रेफ्रिजरेशन होती है, रेफ्रिजरेटर में भी रेफ्रिजरेशन होती है, फ्रिज जो है उसके अंदर भी रेफ्रिजरेशन होती है। रेफ्रिजरेशन का आसान सा मतलब है ठंडक, क्या? कोल्डनेस। आपके घरों में जो डिस्पेंसर रखे हैं पानी को ठंडा करने के लिए, वो भी रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हैं। कारों के अंदर जो छोटे छोटे एसी लगे हुए हैं वो भी रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हैं। मकसद ये कि रेफ्रिजरेशन किसी भी मद में हो रही है, आपके माहौल को ठंडा करने के लिए मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, या फिर आपके पानी को ठंडा करने के लिए मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन केमिकल्स को जो है कलेक्टिवली, जो इस रेफ्रिजरेशन के लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कलेक्टिवली उनको कहा जाता है ODS। नोट कर लीजिए, ODS। इनका फुल नेम है ODS का ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। ये एक से ज़्यादा किस्मों के ये केमिकल्स हैं। ODS एक से ज़्यादा किस्मों के हैं जो आप रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता रहा था, अब नहीं होता ये, ठीक है। और वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFCs जो है वो कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें फ्लोरीन मौजूद है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें क्लोरीन जो है वो मौजूद है, ठीक है। और ये CFCs जो हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ODS की एक कैटेगरी। ODS की और भी कैटेगरीज हैं। तो ODS यानी कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, उनमें से एक कैटेगरी ये CFCs की है, जिसमें क्लोरो यानी कि क्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और फ्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ये जो क्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है, ये इस CFCs का, इस कंपाउंड का हिस्सा है। इसका केमिकल फार्मूला CC2F2 ये है। इसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अंदर आप क्लोरीन को भी देख लें, फ्लोरीन को भी देख लें। तो हो क्या रहा है? हमारे रेफ्रिजरेटर्स, हमारे फ्रिज, हमारे AC और दूसरी ऐसी डिवाइसेस जिनमें रेफ्रिजरेशन का काम हो रहा है, ठंडक का काम हो रहा है, उनमें इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हुआ किया जाता था, अब नहीं किया जाता, ठीक है, जब से इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चले हैं। तो अब ये क्या हो रहा है? ये एयर में चले जाते हैं। जब भी कोई आप AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, डिस्पेंसर चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर आपका चल रहा है, तो उसमें रेफ्रिजरेशन का काम तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये CFCs जो हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एवापोरेट हो रहे हैं, ये केमिकल्स निकल रहे हैं वेपर्स की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में। और ये वेपर्स कहाँ जा रहे हैं? ये आपकी अर्थ के उस पोर्शन में जा रहे हैं जहाँ पर क्या मौजूद है? जहाँ पर ये ओजोन मौजूद है, ओजोन मौजूद है। और वहाँ पर जाके ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन गैस के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। इसकी मैं जो है आपको इक्वेशन भी बना के दिखाता हूँ। और इस ओजोन गैस को एक दूसरी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस ओजोन गैस को एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ये देखें, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ठीक है। इससे पहले स्टेप नंबर 1 पे क्या हो रहा है? क्लोरीन का रेडिकल जो है वो अलग हो रहा है, और ये हो रहा है CClF2 + Cl। ये क्या है? क्लोरीन रेडिकल इसको कहते हैं।
अकेले एटम को बेसिकली रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल की एक और डेफिनेशन भी है। अब ये आसान सी बात समझ लीजिए, अकेला एटम जो है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल जैसे ऑक्सीजन में भी हमें मिला था, याद है ना, ओजोन गैस जो है इससे भी हमें फ्री रेडिकल ये मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस से भी हमें फ्री रेडिकल जो है वो मिलता है, ये रहे। तो ये फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो इस अपर स्पेस में जाने के बाद, स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद ये CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये फ्री रेडिकल क्लोरीन जो है ये अलग हो जाता है। ये जब अलग हो जाता है तो ये क्लोरीन जो है फिर क्या करता है, ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ओजोन गैस के साथ ये रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में ये बनता है ClO प्लस ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से एक जो है वो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जब अलग होगा, आपको पता है ना, ये तो ओजोन गैस मुस्तकिल जो है ये टूट रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, अभी मैंने पीछे बताई है ये बात आप। तो जब यहाँ से फ्री रेडिकल मिलता है, ये फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ये O3 के बजाय O2 हो जाता है। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि इसको एक और ऑक्सीजन का एटम चाहिए, वो तो इसने रिप्लेस कर लिया। अब धीरे धीरे जो है वो ये हो रहा था कि अपर स्पेस के अंदर जो है वो ओजोन गैस ख़त्म हो रही थी, ओजोन लेयर वीक पड़ रही थी और उसकी जगह पर ये ऑक्सीजन गैस मौजूद थी। क्योंकि मुस्तकिल हम CFCs का इस्तेमाल कर रहे हैं, CFCs का, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट किया और बोला कि बाबा ये ख़तरनाक चीज़ है और इसका हल हमें कोई निकालना चाहिए। इसका हल जो है वो निकालने के लिए फिर अल्टरनेट जो है इसका लेके आया गया, अल्टरनेट, इसका मुतबादिल, इसका अल्टरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको HFCs कहते हैं। HFCs नोट्स में डाल लीजिए। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है भाई। इनको इंट्रोड्यूस कराएगा। अब इनके अंदर क्या नहीं है, इसमें क्लोरीन नहीं है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना। अब क्लोरीन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और दुनिया भर में जितने रेफ्रिजरेशन यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ पर ठंडक का काम लिया जाता है, फिर वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल को यूज़ करना बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर इस पर इंटरनेशनली पाबंदी है, ये अब कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। अब HFCs जो है ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब ये अगला टॉपिक जो है हमारा वो वाटर पोल्यूशन एंड वाटर एनालिसिस का है, ठीक है। इसके हवाले से वेस्ट वाटर एनालिसिस भी है और पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस भी है। फिर उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री है, उसके हवाले से एंड में थोड़ी बातें की गई हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके 4 सेल्फ असेसमेंट हैं इसके अंदर, वो भी थ्योरेटिकल हैं, इजी। फिर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और फिर मुझे पता है आप लोगों को इस चैप्टर का इंतज़ार है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बड़ा मज़े का चैप्टर है, इसको बहुत इन्जॉय करेंगे हम। बस ये ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। इसमें थ्योरेटिकल बातें हैं, कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है भैया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।